इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के कई राज्यों में स्कूल खुले। जो बच्चे 1.5 साल बाद स्कूल गए वो अपनी नई क्लास में जाकर दोस्तों से मिलकर खुश थे, लेकिन उनके माता पिता जो घर पर हैं वो चिंता में हैं, वो परेशान हैं। सबके मन में सवाल है, कहीं स्कूल जाने से बच्चों को कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उनकी जान को खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव तो नहीं आएगी। अगर 3rd वेव आई तो कब आएगी? अगर ये तीसरी लहर आई तो क्या उसका ज्यादा असर बच्चों पर होगा? ICMR की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की 3rd वेव आएगी, अक्टूबर में उसका पीक होगा। पेरेंट्स पूछते हैं, अगर ये सही है तो स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? IIT कानपुर की एक रिसर्च कहती है कि 3rd वेव की संभावना बहुत कम है। अब पेरेंट्स किसके दावे पर यकीन करें? लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर 3rd वेव आई, उसका असर बच्चों पर हुआ तो उन्हें बचाएंगे कैसे? अमेरिका से खबरें आई हैं कि वहां 3rd वेव में बच्चे बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के शिकार हुए। 15 दिन में 2 लाख बच्चे इस वायरस का शिकार हुए। वहां स्कूल एक बार खोले गए थे, फिर से बंद करने पड़े। तो क्या यह खतरा, यह सिचुएशन हमारे सामने भी आ सकती है? लेकिन यूरोप के कई देशों में कोरोना के केसेस बढ़े, वहां स्कूल बंद नहीं किए गए। हमारे देश में भी कर्नाटक के कुछ इलाकों से, पंजाब के कुछ हिस्सों से, हिमाचल के कुछ जिलों से बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, इसकी खबरें आई। कई इलाकों में स्कूल दोबारा बंद करने पड़े। अब माँ बाप परेशान हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। ऑप्शन उनके पास है। एक बड़ी टेंशन यह भी है कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनी। लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी। मन में सवाल यह भी है, क्या वैक्सीन आने का इंतजार करना चाहिए? बच्चों को 2-2 वैक्सीन की डोज लगने के बाद स्कूल भेजना सेफ होगा? राज्य सरकारों ने स्कूल जाने वाले बच्चों की जिम्मेदारी स्कूलों पर डाल दी है और स्कूलों ने हिफाजत की जिम्मेदारी पेरेंट्स पर डाल दी है। आज घर घर में टेंशन है, क्या बच्चों को स्कूल भेजना सही है या फिर घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाना बेहतर होगा? क्या स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स सेफ रह पाएंगे? आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर, देश के जाने माने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया होंगे। हम उनकी सलाह लेंगे, ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। हम ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से बच्चों को कितना खतरा है। तो पहले तो ये देखते हैं कि आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोरोना को लेकर SOP तैयार करके गाइडलाइन फॉलो करवाने की जिम्मेदारी के साथ स्कूल खुले तो क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि कोरोना के डर से बहुत कम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। अटेंडेंस बहुत कम थी, लेकिन जिन माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेजा वो भी बच्चों की जिद के आगे मजबूर थे, क्योंकि जो बच्चे स्कूल पहुंचे वो खुश थे। स्कूल आने के सबके अपने अपने कारण थे। 17 महीने बाद घर से बाहर जाने का मौका मिला, दोस्तों से मिलने का मौका मिला, टीचर्स के साथ फेस टू फेस बात हुई, ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में आ गए। पेरेंट्स की चिंता, डॉक्टर्स का जवाब, यह मैं आपको सुनाऊं। इससे पहले बच्चों की बात सुन लीजिए। जो बच्चे स्कूल पहुंचे सब ने कहा, जो मजा स्कूल आकर पढ़ने में है वो घर में कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ने में कहां। ऑफलाइन में मतलब समझ आता, ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आता। कोई लेता है, कोई नहीं लेता। पर ऑफलाइन में सभी स्कूल आएंगे, भी सभी को खुलने का जल्दी रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अभी मेरे क्लास में बच्चे भी आए, हम सब मिलकर बातें भी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। और मतलब एक्चुअली फेस टू फेस पहली बार इतना इंटरेक्शन हुआ है और टीचर्स भी हमें बहुत अच्छे से अब फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। वो टीचर्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं हो पा रही थी, एंड जो स्टूडेंट्स के साथ हमारी प्रिपरेशन होती है वो भी नहीं हो पा रही थी। अब वो यहाँ पे ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में होने वाली है, तो उसके लिए एक्साइटेड तो हैं। एंड अब थोड़ा बोर्ड्स का भी डर रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे हैं। Online schools are not really that much understandable.
So I feel happy about it, and I do feel safe because everyone is wearing mask and they're sanitizing everyone, and everyone is vaccinated. So they informed us about it already. So I do feel safe about it. हमें लॉकडाउन के बाद हम स्कूल आए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल आए तो अब हम फेस टू फेस मैम से मतलब सारे सवाल पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन में भी हमें मतलब हमारे टीचर्स अच्छा समझाते थे वैसे तो, लेकिन ऑनलाइन में जैसे हम सब एक साथ बोलने लग जाते तो इतना खास समझ में नहीं आता था। थोड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ आए हैं, बाहर निकले हैं घर से, लोगों से मिल रहे हैं, तो खुश हैं, हैप्पी हैं। घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, सीरियसली बोलूँ तो ऑनलाइन क्लासेस में उतना मज़ा नहीं आता जितना फ्रेंड्स और जो टीचरों से कन्वर्सेशन होती है हमारी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाई करने में। तो ऑनलाइन क्लासेस नॉट गुड। क्लासेस ले पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। बच्चों की बातें आपने सुनी, उन्हें अच्छा लग रहा है, खुश हैं, लेकिन पेरेंट्स की चिंता डबल है। एक तरफ कोरोना का डर और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है इसका डर, लेकिन बच्चों को स्कूल न भेजने की भी अपनी दिक्कतें हैं। बच्चे 2 साल से घरों में हैं, स्कूल बंद हैं। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो बच्चों को लेकर परेशान हैं, कहते हैं कि घर में रहने से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट रुक गया है, उनका व्यवहार बदल गया है, घर में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बाहर जाकर खेलना कूदना बंद है, इसलिए सिर्फ टीवी और मोबाइल पर बहुत सारा वक्त बिताते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। बच्चे गुस्से वाले हो गए हैं, चिड़चिड़े होने लगे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बोलना नहीं सीख पा रहे, स्पीच थेरेपी करानी पड़ रही है। इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि ज्यादा दिन बच्चों को घर पर रखना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन मैंने कहा कि डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को थर्ड वेव की शुरुआत बता रहे हैं। इसलिए बच्चों को लेकर माता पिता का डर तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। आज जब दिल्ली में 17 महीने के बाद स्कूल खुले तो बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे। सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा जो बच्चों की जिद के आगे मजबूर थे, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर ऑप्शन माना। बहुत से लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों पे भारी है, और बच्चों के लिए चूंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजना अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी मैं जो सोचती हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम तो अपने बच्चों को स्कूल अभी हाल फिलहाल नहीं भेज रहे हैं। जो बीमारी इस समय चल रही है वो थर्ड वेव से बच्चों के लिए ही है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने का हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, और बड़ों का भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस से उनका नुकसान बहुत हो रहा है, उनका डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पा रहा जैसा ऑफलाइन क्लासेस में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आज की डेट में स्कूल जाएं। तीसरी लहर आएगी और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी बच्चों की, तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर उनका स्वास्थ्य सही है तो बच्चे आगे भी पढ़ लेंगे, और उनका अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, बीमारी फैलती है, तो बच्चों को हमारे उस चीज का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो ये बात सही है कि ज्यादातर बच्चे तो स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सबके मन में खौफ है, डर है, और डर इसलिए क्योंकि आजकल खबरें सबको मिलती हैं। जिन राज्यों में पहले स्कूल खुले थे वहां कोरोना तेजी से बढ़ा, ये लोगों ने देखा, बच्चे इसका शिकार हुए, ये उन्हें पता चला। अभी 6 दिन पहले की बात है, मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल में 22 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। पिछले महीने पंजाब में जब स्कूल खुले तो वहां 33 बच्चे कोरोना से संक्रमित निकले। इसी तरह हरियाणा और हिमाचल में भी कुछ बच्चे वायरस की चपेट में आ गए। पंजाब के अलावा बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दिए। ट्रेंड यह देखा गया कि जिन राज्यों में स्कूल खुले वहां केसेस में बढ़ोतरी हुई, इसलिए पेरेंट्स और भी डर गए। सबका यही कहना है कि जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक बच्चों को दोनों डोज नहीं लग जाती, तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सेफ नहीं है। वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कब आएगी। मेरी जानकारी है कि देश में बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार है। जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
12 साल से ऊपर के बच्चे इसे लगा सकेंगे। हमारे देश में 12 से 17 साल की उम्र के बीच 12 करोड़ बच्चे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया अगर सब कुछ ठीक रहा, लाइन पर रहा, तो फिर अक्टूबर की शुरुआत में यह डीएनए बेस्ड वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या वैक्सीन बच्चों को कोरोना से बचा लेगी? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जिन मुल्कों में बच्चों की वैक्सीन का इमरजेंसी यूज हो रहा है वहां ज्यादा संख्या में बच्चे कोरोना का शिकार हो रहे हैं। यह भी डराने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कम से कम 141 मुल्कों में स्कूल या तो पूरी तरह या फिर पार्शियली खोले जा चुके हैं। जिस वक्त पेंडेमिक शुरू हुआ था तब यूनिसेफ ने कहा था कि कम से कम 160 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ, उनका स्कूल जाना छूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इजराइल, ताइवान, मोरक्को में बच्चों ने पूरी तरह स्कूल जाना शुरू कर दिया। मगर अब नई मुसीबत यह है कि अमेरिका में ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना की थर्ड वेव शुरू हो गई है। अमेरिका में तो फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन मिल गया है। अभी तक 12 से 17 साल के 50% बच्चों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। इसके बाद भी पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में कम से कम 2 लाख बच्चों को कोरोना हो गया। यह फिगर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने दिया है और यह चिंता की बात है। शिकागो में 2 हफ्ते पहले स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब वहां हालत यह है कि कोविड की वजह से बहुत से बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी तरह अल्बामा, फ्लोरिडा, हवाई, लुसियाना, मिसिसिपी, ओरेगन, वॉशिंगटन और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब हैं। इटली, फ्रांस में भी 12 साल की उम्र के करीब 40% बच्चों को वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है। इटली ने तो फाइजर के साथ मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी दी हुई है, जबकि स्पेन में 12 साल से ऊपर कम से कम 55% बच्चों को वैक्सीन की एक डोज तो लग चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यंग एज ग्रुप में कोरोना इन्फेक्शन देखा जा रहा है, केसेस मिल रहे हैं। इजराइल में तो पूरी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। कई लोगों को तो बूस्टर डोज के तौर पर तीसरी डोज भी लग रही है। लेकिन फिर भी वहां एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मोरक्को में तो स्कूल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है क्योंकि कोरोना का खतरा है। इसलिए हमारे यहां पेरेंट्स परेशान हैं। ये सारी खबरें उन तक पहुंचती हैं और वो सोचते हैं बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। देश के जाने माने डॉक्टर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जब भी लोगों के मन में चिंता होती है, शक होता है, सवाल होते हैं तो हम आपके पास आते हैं। तो सबके मन में डॉक्टर साहब आज सवाल यह है, क्या थर्ड वेव आने वाली है? ये सवाल मुश्किल है क्योंकि हम ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ हद तक केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग हैं जिनको वैक्सीन भी नहीं लगा और जिनकी एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो कुछ हद तक केसेस तो बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि थर्ड वेव अगर आएगी तो ज़्यादा केसेस नहीं होंगे और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो है वो और भी कम होंगी, क्योंकि अगर हम सीरो सर्वे का डेटा देखें और ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एटलीस्ट एक डोज तो लग चुका है, तो इससे ये उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट सीरियस इलनेस जो है वो नहीं होगी। इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन लोगों में हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो आपने लगाई है वो आपको मेनली प्रोटेक्शन जो दे रही है वो सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से दे रही है। माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से वैक्सीन की प्रोटेक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का कई जगह जिक्र हुआ है और वो कहती है कि तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी और ये पीक पर होगी। तो ये सब मॉडलिंग डेटा है और जैसे आपने कहा है कि कई लोगों का मॉडलिंग डेटा है। आईसीएमआर के मॉडलिंग डेटा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक उन्होंने रेंज दिखाया कि हो सकता है कि इस टाइम में कभी पीक आए। आईआईटी का भी डेटा है और एक दो और मॉडलिंग ग्रुप्स हैं, सूत्रा है, सब का अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। और इसके एस्टिमेट्स अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 2-3 वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में हमें इतना पता नहीं है। एक तो यही है कि कितने लोग ससेप्टेबल हैं, कितने लोगों को सेकेंड वेव के बाद इम्यूनिटी हो गई है।
दूसरी चीज ये है कि वायरस कैसे बिहेव करता है। वायरस अगर म्यूटेट करके ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या नया स्ट्रेन या वेरिएंट आ जाता है तो हो सकता है केसेस बढ़ेंगे। और तीसरी चीज है कि लोगों का बिहेवियर कैसे होता है। अगर हम सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, जो ये अब फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें भीड़ नहीं इकट्ठी होने दें, अपना पूरा ध्यान रखें, तो फिर जो है तीसरी लहर नहीं आएगी, अगर आएगी तो इतनी ज्यादा घातक नहीं होगी। लेकिन एक बात लोगों के मन में सवाल है, क्या ये अगर थर्ड वेव आई, मान लीजिए बाकी लोगों के लिए घातक नहीं होगी, लेकिन क्या इसमें बच्चे ज्यादा इंफेक्टेड होंगे, इसका असर बच्चों पर ज्यादा होगा? तो ये जो थ्योरी थी कि बच्चों में ज्यादा असर हो सकता है, वो इस पे बेस थी कि अभी तक बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसके काउंटर जो है उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हम सारी दुनिया का डेटा देखें, अपने सेकेंड वेव का डेटा देखें, यूके का डेटा देखें, यूरोप का डेटा देखें, तो बच्चों में माइल्ड डिजीज ही रही है। जिन बच्चों में सिवियर डिजीज हुई है उनमें या तो उनको अंडरलाइन कोई इम्यून प्रॉब्लम थी, इम्यूनिटी कम थी, या उनको और कोई बीमारी थी जिसके कारण उनको सिवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ। हेल्दी चिल्ड्रन में बाय एंड लार्ज जो कोविड हुआ है वो माइल्ड इन्फेक्शन ही हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम आईसीएमआर का सीरो सर्वे डेटा देखें, जो बच्चों में भी उन्होंने सीरो सर्वे किया था, तो उन्होंने पाया था कि 55% जो लोग जिनको उन्होंने सैंपल लिए थे, 55 से 60% जो लोग थे, बच्चे थे, उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो उन्होंने लोगों का सैंपल, बच्चों का सैंपल लिया, उनको ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हो चुका था, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था, और उनके अब बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसलिए उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन है। अगर हम इस डेटा को भी कंबाइन करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में कुछ हद तक इम्यूनिटी आ चुकी है, और दूसरा ये कि उनमें माइल्ड इन्फेक्शन का ही डेटा आया है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर बच्चों में भी अगर केसेस बढ़े तो चांसेस हैं कि सीवियर डिजीज इतना नहीं होगा, माइल्ड डिजीज ही रहेगा। डॉक्टर साहब, आज से स्कूल खुले हैं, तो आज दिन भर लोग ये पूछते रहे क्या स्कूल जाने से बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है? मेरा यह मानना है कि उन इलाकों में जहां पे पॉजिटिविटी रेट कम है, जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं 100 से कम केसेस हैं, इन एरियाज में जहां पे पॉजिटिविटी रेट कम है वहां पे स्कूल खोलना जो है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम अप्लाई करें और साथ में सारे जो स्कूल के वर्कर्स हैं, टीचर्स और जो स्टाफ है, वो अपने आप को वैक्सीनेट करें, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, और स्कूल भी हम पूरी तरह से ना खोलें। 50% स्कूल एक दिन में आए, दूसरा 50% दूसरे दिन में आए, जो उनकी स्कूल का शुरुआत है उसको स्टैगर कर दें जिससे वहां पे भीड़ ना इकट्ठी हो। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो भी स्टैगर कर दें जिससे सारे बच्चे इकट्ठे बाहर ना आए, जिससे भीड़ ना बने, और हाथ धोने के लिए, हैंड वॉशिंग के लिए हैंड सैनिटाइजर सब जगह पे हम अवेलेबल कराएं। तो मेरा ये मानना है कि हम पूरे प्रिकॉशन के साथ स्कूल खोल सकते हैं उन एरियाज में जहां पे अभी पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन हमें वहां पे मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस भी करना है। अगर वहां हम देखते हैं कि केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, तो हमें फिर स्कूल बंद करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम स्कूल खोल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम हमेशा के लिए खोल रहे हैं, इसमें एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस है। 100% तो रिस्क हम जीरो नहीं कर सकते, पर अगर हम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें तो जिन एरियाज में केसेस कम हैं वहां पे बेनिफिट ऑफ ओपनिंग स्कूल बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत मिनिमल है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि इन एरियाज में हमें स्कूल खोल के बच्चों की फिजिकल क्लासेस करनी चाहिए, लेकिन अंडर क्लोज सुपरविजन एंड विद गुड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डॉक्टर साहब, क्या हमें दूसरे मुल्कों के जो एक्सपीरियंस है उससे नहीं सीखना चाहिए? जैसे अमेरिका में स्कूल खुले, उसके बाद इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़े, 15 दिन में 2 लाख केसेस आ गए और बच्चों पर वायरस का अटैक बहुत ज्यादा हुआ। तो अगर हम अमेरिका की बात करें, उसमें 2-3 चीजें भिन्न हैं। एक तो ये है कि अमेरिका में अब डेल्टा जो वेरिएंट है उसके केसेस आ रहे हैं और वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल ही माना नहीं जा रहा, लोग मास्क तक नहीं पहन रहे, पार्टीज हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं, स्कूल में भी मास्किंग जो है इतना एसेंशियल नहीं है, तो इसलिए वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम उन एरियाज में स्कूल खोलें जहां केसेस कम हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं और क्लोज सर्वेलेंस करें, तो हम इससे हमारी स्थिति वैसी नहीं होगी। तो हम और देशों से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियां की
और वो गलतियां हम ना करें और फिर भी स्कूल खोलें, तो मेरी तरफ से वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन की भी बात करें बच्चों में, वैक्सीनेशन जब भी आएगी तो पूरे सारे बच्चों को वैक्सीनेट करने में कई महीने लगेंगे। तो अगर हम वैक्सीनेशन का ही वेट करते रहेंगे तो हम स्कूल से अगले साल तक ही खोल पाएंगे, और तब भी फिर ये इश्यू हो जाएगा कि अब नया वेरिएंट अगर आ गया तो बूस्टर डोज बच्चों में लगना चाहिए या और कुछ वैक्सीन के डोज लगाने की जरूरत तो नहीं है। तो इस तरह से तो फिर हम कभी भी स्कूल नहीं खोल पाएंगे। इसलिए हमें हर एक इशू, हर एक टाइम पे रिस्क बेनिफिट देख के स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये परमानेंट नहीं है। पैंडेमिक में हमने यही सीखा है कि जब मौका हो तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो अगर अभी हम देखें तो स्कूल खोलने का कई शहरों में मौका है, हमें स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी शहर हैं जहाँ केसेस बहुत ज्यादा है, केरल में केसेस बहुत ज्यादा है। शायद डॉक्टर गुलेरिया से संपर्क टूट गया है, मैं उसको संपर्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने एक बड़ी बात ये बताई कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, और जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनको कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना चाहिए, स्कूलों को उनकी हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया से संपर्क फिर से जुड़ गया। डॉक्टर साहब सॉरी, बीच में लाइन कट गई थी। देखिए, आप बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, और लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों की वैक्सीन आएगी तो कब आएगी, क्या वैक्सीन तैयार है, इसको अप्रूवल मिल गया है? तो अगर हम बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो जो जाइडस कोवी की जो डीएनए वैक्सीन है, जो भारत में बनी हुई वैक्सीन है, वो उसको अप्रूवल मिल गया है 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए, और उम्मीद यही है कि वो जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और वो बच्चों में लग सकती है। साथ साथ जो हमारी कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, उनके ट्रायल्स भी हो चुके हैं। उन्होंने 2 साल से बड़े बच्चों में भी ट्रायल किए हैं, 2 साल से लेके 17 साल तक, तो वो 2 साल से बड़े बच्चों में भी लग सकती है। उनके ट्रायल्स भी खत्म हो गए हैं, डेटा एनालिसिस हो रहा है, और उम्मीद यही की जाती है कि जल्द ही उस वैक्सीन को भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा और वो वैक्सीन भी बच्चों में लग सकती है। फाइजर की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला हुआ है बाहर से यूएस एफडीए का, और अगर वो वैक्सीन भी हमारे देश में आती है तो वो भी बच्चों में लग सकती है। इसलिए वैक्सीन्स तो हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे देश में आएंगी तो फिर बच्चों में लगना शुरू हो जाएंगी। आपने अभी एक और बात कही थी कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो भी बच्चों में लगते लगते वक्त लग जाएगा। तो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, अगर वैक्सीन आई नहीं है, लगने में वक्त लगेगा, तो अभी स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? वैक्सीन लगने के बाद खोल सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस लेना चाहिए। अगर हम वेट करते रहें कि पहले वैक्सीन लगे फिर हम स्कूल खोलेंगे, तो तब तक सिचुएशन अलग हो सकती है। अगर हम यूएस की ही बात करें, यूएस के कई ऐसे शहर हैं जहां पे वैक्सीनेशन लग गई है लेकिन तब भी नई वेव आ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे। तो इसीलिए अगर हम यही कहते रहें कि हम वेट करेंगे वैक्सीन लग जाए, वैक्सीन के बाद भी अगर कुछ केसेस बढ़ गए तो फिर हम यही कहेंगे कि आप स्कूल और नहीं खोलते। इस तरह से तो स्कूल खोलने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके देखें तो अभी जो बेनिफिट है स्कूल खोलने का भारत के कई इलाकों में वो ज्यादा है, रिस्क कम है, लेकिन क्लोज सर्वेलेंस की जरूरत है। अगर वहां पे सिचुएशन चेंज होती है तो स्कूल फिर हम बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए स्कूल बंद रखें। और जैसे आपने शुरू में कहा था कि स्कूल, फिजिकल स्कूल से और बहुत ज्यादा बच्चों की डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, फिर टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जो है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेक्शन है, उससे पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है वो बहुत जरूरी है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो टेक सेवी नहीं है, जिनको वाईफाई का एक्सेस नहीं है, या जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, वो तो स्कूल 1.5 साल से स्कूल ही नहीं गए, उनकी पढ़ाई ही नहीं हुई है। तो वो बच्चे जो है वो तो लिटरली स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए हैं। तो हम ये नहीं होना चाहिए कि एक ऐसी जनरेशन हो जो स्कूल ही ना जा पाए 1.5-2 साल के लिए और फिर स्कूल वापस आ ही ना पाए, क्योंकि वो कभी फिजिकल स्कूल शुरू ही नहीं हुआ था। इसलिए अगर हम सारी चीजें देखें तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आई थिंक वी शुड ओपन फिजिकल स्कूल्स, बट क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, जिससे अगर लगेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं तो हम स्कूल बंद कर सकते हैं। नहीं, आपकी ये बात सही है कि पेरेंट्स हैं वो रोज ये कहते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा खेलते हैं, थोड़े टीचर से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, बातें करते हैं, और पेरेंट्स भी परेशान हो गए, बच्चे 1.5 साल से घर में बंद हैं।
तो इससे फायदा तो होगा। फायदा तो होगा, मैं तो ये मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। अगर आप कई पेरेंट्स से बात करो तो वो वही कहते हैं कि उनके बच्चों की डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो रही। वो फोन से और अपने आईपैड से और डिवाइसेस के साथ एडिक्टेड हो गए हैं, उसी के साथ लगे रहते हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, और जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो लोग बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि मुझे एक पेरेंट ने यही कहा कि उनका जो बच्चा है उसको ये लगता है कि सुबह उठ के यूनिफॉर्म डाल के कंप्यूटर के सामने बैठना ही स्कूल है। उसके अभी तक ये समझ में नहीं आया कि स्कूल क्या होता है, कि स्कूल बाहर जाके किसी बच्चों से मिलना भी होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों की डेवलपमेंट पे काफी असर कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जो पेरेंट्स के मन में डर है उसको निकालने के लिए क्या करें? आज भी जो स्कूल खुले हैं लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं भेजा। तो एक तो यही है कि पेरेंट्स को, हम सबको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं स्कूल में जिससे इन्फेक्शन ना हो। साथ साथ जैसे जैसे कुछ बच्चे स्कूल आने लगेंगे और वो देखेंगे कि वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हो रहा, तो आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ दिन तो स्कूल में बच्चे कम आएंगे, आस्ता आस्ता जब आपस में बच्चों की बात होगी, वो देखेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने की कोई इश्यू नहीं है, तो स्कूल में आस्ता आस्ता अटेंडेंस अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आस्ता आस्ता देख देख के ही लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। डॉक्टर साहब, कोरोना की बच्चों की हमने बात की है, लेकिन कोरोना से अलग हटके एक सवाल है। आज यूपी में बहुत खबरें आई हैं, कई दिन से वहां एक बुखार फैल रहा है जिसमें बच्चों को तेज बुखार होता है, डायरिया होता है और कई बच्चों की मौत हुई है। तो ये कौन सा वायरस है, ये क्या नई चीज है? तो इस मौसम में जो हम कहते हैं मानसून का जो मौसम है, इसमें कई वायरल इन्फेक्शन जो है वो आगे वो फैल जाती हैं। कुछ जो है वो होती हैं जो हम सीजनल फ्लू जैसे है, जैसे हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। अगर हम आज देखें तो हमारे दिल्ली में भी कई ऐसे लोग आते हैं जिनको बुखार, नजला, जुकाम होता है, हम सोचते हैं कोविड है लेकिन इन्फ्लुएंजा निकलता है। दूसरा, कई वायरल इन्फेक्शन जो है जो फूड और वाटर से हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे हेपेटाइटिस है, तो कुछ हद तक उससे पेट खराब होने से इन्फेक्शन हो जाता है। और कई और वायरल इन्फेक्शन भी मानसून के मंथ में होती है, डेंगू, मलेरिया भी हो सकता है। तो ये जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसमें जांच करने की जरूरत है कि इसका ऑर्गेनिज्म क्या है, कीटाणु क्या है, और उसकी पूरी तरह से फिर इलाज करने की जरूरत है। तो इसका कोई कोरोना वायरस से तो संबंध नहीं है? इसका कोरोना वायरस से संबंध नहीं है, ये सीजनल जो मानसून इन्फेक्शंस हैं उसके कारण है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी ऐसे मुश्किल सवाल होते हैं हम आपके पास आते हैं, और मैं आपको बता सकता हूं, आप जब कोई बात कहते हैं तो उसका लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर, दुनिया भर में इनका नाम है। उन्होंने बताया कि कुछ हद तक केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन थर्ड वेव आने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर थर्ड वेव आई तो वो सेकेंड वेव जैसी घातक नहीं होगी, खतरनाक नहीं होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि वैक्सीन लगाने का यह फायदा होगा कि लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन कंडीशन सीरियस नहीं होगी, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम लोगों की मौत नहीं होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि अगर थर्ड वेव आई तो बच्चों के लिए बहुत घातक नहीं होगी, बच्चों पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। तो यह डर बेमानी है, और इसकी दो वजह उन्होंने बताई। पहली यह कि बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली बहुत अच्छी होती है, और दूसरी वजह यह है कि सीरो सर्वे से यह पता चला कि ज्यादातर बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, इसलिए बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सवाल आप सबके मन में, पेरेंट्स के मन में यह है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती, क्या तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सेफ होगा? इसके जवाब में डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि उन इलाकों में स्कूल खोलना ठीक है जहां कोरोना का इन्फेक्शन रेट काफी कम है। जिन राज्यों में रोज 100 से कम केस आ रहे हैं, अगर वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क की मदद से स्कूल खोले जाएं तो ठीक है, लेकिन बच्चों को स्कूल में बिल्कुल खतरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रिस्क तो है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैक्सीन का इंतजार करते रहे तो सभी बच्चों को अगले साल तक वैक्सीन लग पाएगी। इस हिसाब से स्कूल अगले साल तक बंद रखने पड़ेंगे। वैक्सीन आने के बाद भी अगर वायरस का नया वेरिएंट आ गया तब क्या करेंगे? इसलिए स्कूल तो खोलने पड़ेंगे, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए,
लेकिन सावधानी के साथ। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, हमें दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। अमेरिका में तो बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में बच्चे कोरोना का शिकार हुए, वहां नया वेरिएंट आ गया। अगर इस तरह से सोचेंगे तो फिर कभी स्कूल खोल नहीं पाएंगे, कभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा सावधानी के साथ स्कूल खोले जाएं, क्योंकि स्कूल जाने से बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, स्कूल में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। बच्चों के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बच्चों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें पेरेंट्स को समझ में आएंगी, उनको राहत देंगी और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। आप जानते हैं कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, हमारे सिर पर है, लेकिन एक दूसरी मुसीबत सिर पर खड़ी है जिसका जिक्र मैंने डॉक्टर गुलेरिया से किया था। अब यूपी में एक रहस्यमयी बुखार है जिसके कारण कुछ जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। फिरोजाबाद में प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूल अगले हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया है। असल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बच्चों को तेज बुखार हो रहा है, डायरिया हो रहा है और बच्चों की मौत हो रही है। इसे रहस्यमयी बुखार कहा जा रहा है। इस वायरल फीवर के केसेस फिरोजाबाद, मथुरा, सहारनपुर से लेकर कानपुर तक मिल रहे हैं। पिछले 10-12 दिन में फिरोजाबाद में इस बुखार से 40 बच्चों की मौत हुई। फिरोजाबाद के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक बुखार की शिकायत के बाद 238 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इनमें से 78 मरीजों में डेंगू कंफर्म हुआ, लेकिन बाकी मरीज किस वायरस की चपेट में आए ये अभी कंफर्म नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चे भर्ती हैं वो ज़्यादातर वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, पेट में दर्द, बुखार लेकर आ रहे हैं। ये सब वायरल फीवर है और डेंगू है, इन सब से ग्रसित है। हमारे यहाँ अभी 240 बच्चे भर्ती हैं। अभी तक टोटल मिलाकर एक हफ्ते में 3 बच्चे, उनमें से एक बच्चा अस्थमा का पेशेंट था, उसकी प्लेटलेट 10 लाख थी और बाकी 2 डेंगू की थी। सबसे बड़ी बात है, बारिश हुई है, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें मच्छर पनपे हैं, तो घरों में लोग पानी इकट्ठा करके बैठते हैं, उसकी वजह से बच्चों को रहस्यमयी बुखार आने का सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते फिरोजाबाद का दौरा किया था। बच्चों के हेल्थ को लेकर प्रशासन को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत से योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। उन्होंने सबसे पहले जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए। 11 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद भेजी है। योगी ने फिरोजाबाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने और बच्चों के इलाज के लिए और ज्यादा इंतजाम करने के आदेश दिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ फिरोजाबाद की नहीं है, पास के जिले मथुरा में भी इसी तरह का बुखार फैला है। मथुरा के 2 गांवों में बुखार से 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। डेंगू जैसे लक्षणों वाले बुखार से मथुरा के को गांव में 10 बच्चों की मौत हुई है, जबकि मथुरा से 9 किलोमीटर दूर जचौंदा गांव में अब तक 3 बच्चे इस बुखार का शिकार हुए। 3000 की आबादी वाले इस गांव में इस वक्त 70% लोग बीमार हैं। 13 बच्चों की मौत के बाद मथुरा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ है। एसडीएम की लीडरशिप में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें गांव का दौरा कर रही हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए को गांव में 12 और जचौंदा गांव में 4 बेड का हॉस्पिटल खोल दिया गया है। कोह गांव में 10 लोगों की मृत्यु की सूचना है, जिसमें 8 बच्चों की बुखार से मृत्यु हुई है और 2 का अन्य कारणों से। जैसी सूचना मिली, हमने तुरंत गांव में एक अस्थायी अस्पताल खुलवा दिया और सभी बुखार के केसेस पर हमने उपचार किया। गांव में हमने मुनादी करवाई और सभी बुखार के मरीजों का हमने गांव में ही अस्पताल खोलकर उपचार सुनिश्चित किया और पूरे गांव में हमने मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे वगैरह सब सुनिश्चित किया। फिरोजाबाद और मथुरा के कई बच्चों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि फिरोजाबाद और मथुरा में बीमार बच्चों में जो लक्षण दिखे हैं वो डेंगू के लग रहे हैं।
अभी तक जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं ये डेंगू है मुख्य रूप से, और ये फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा, इसमें से फिरोजाबाद में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं पिछले 7 से 10 दिन में, और ऐसा ही लगभग 7 से 10 दिन में मथुरा में भी हो रहा है। तो मुख्य रूप से ये बीमारी तो डेंगू है, जिसमें इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और उसके साथ बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं और उनमें मॉर्टेलिटी हमें देखने को मिल रही है। आगरा में लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज के अंदर डेंगू से किसी की भी अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। कानपुर में भी ऐसी खबरें मिली कि वहां बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। कानपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैलेट में बच्चों के लिए 120 बेड हैं और मुझे ये जानकारी मिली थी कि दोपहर तक 120 बेड की कैपेसिटी वाले डिपार्टमेंट में 189 बच्चों का इलाज चल रहा है। बेड की कमी की वजह से एक बेड पर 2-2 बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। हैलेट हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक्स के हेड का कहना है कि ज्यादातर बच्चों को डायरिया और सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन सब बच्चों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। यही हाल सहारनपुर का भी है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी में रोजाना 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं जिन्हें फीवर, डायरिया और सांस लेने में दिक्कत है। जब भी वेदर चेंज होता है तो वायरस, उस सीजन में पनपने वाले वायरस ग्रो कर जाते हैं, तो ये टेम्परेचर वायरस के ग्रो करने के लिए उपयुक्त टाइम है। ह्यूमिडिटी भी है और इस समय मच्छर भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, तो वेक्टर बॉर्न मतलब मच्छर जनित रोग और वायरस जनित रोगों की भरमार लगी पड़ी है। नॉर्मली हमारे पास 10 से 15 एडमिशन डेली होते हैं, लेकिन आजकल 20 से 30 एडमिशन डेली हो रहे हैं। 96 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और 24 बेड का NICU है। 24 बेड के NICU पे आज 76 बच्चे हैं और 96 बेड पे आज हमारे पास 113 बच्चे भर्ती हैं। टोटल 189 बच्चे हैं 120 बेड पे। मोस्टली वायरल फीवर के ही बच्चे हैं। वायरल निमोनिया हो गया या वायरल शॉक में करके आ गया, डायरिया हो गया, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सूजन के कारण सांस नहीं ले पा रहा, इस तरह के मरीज काफ़ी भर्ती हो रहे हैं और बड़े गंभीर हालत में बच्चे आ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरी ने भी इस बात को कंफर्म किया कि इस बुखार का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह का सीजनल बुखार है जो बारिश के मौसम में हो सकता है और इसके बारे में और ज्यादा जांच की जा रही है। लेकिन जब ऐसी खबरें आई, बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने के बारे में पता चला, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, हालात को रिव्यू किया, सभी जिलों में साफ सफाई और दवाओं के छिड़काव का आदेश दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ डिपार्टमेंट को 7 से 16 सितंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में सर्विलांस प्रोग्राम चलाने का आदेश दिया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ घर घर जाकर बुखार और कोविड के लक्षण वालों की पहचान करेंगे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में हर घर में सर्वे होगा, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। फिरोजाबाद में बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां के CMO को हटा दिया गया है। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह ने बताया कि मथुरा में स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण मिले हैं, जबकि फिरोजाबाद में बच्चों में बुखार क्यों आ रहा है और मौतें क्यों हो रही है, इसकी अभी जांच चल रही है। मथुरा में तो जो टेस्टिंग हुआ था उसमें स्क्रब टाइफस नाम का एक बीमारी है, वो छोटे छोटे उससे होता है, इंसेक्ट बाइट से होता है, तो उसका वो आया हुआ है। तो उसमें तो उसको उससे संबंधित जो भी उसका जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उससे जो सैनिटाइजेशन और वो सब जो बराबर करना पड़ता है, तो वो टीम जाके वहाँ पर कर भी रही है। फिरोजाबाद में जो 42 मृत्यु हुई है उसमें 40 तो बच्चों की श्रेणी में है, 2 बड़े लोग हैं। उसमें एलाइजा टेस्ट करने का सिस्टम तो खाली KGO में है, तो वहाँ पर उनके सैंपल्स गए हैं, तो अभी उसका पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हम लोग कि कौन सा किस बीमारी से वो हुआ है, और जिस तरह से बुखार एकदम से बढ़ के उन लोग की मृत्यु हुई है, इसका अभी पूरा डिटेल नहीं आ पा रहा है। कोविड से कोई मतलब नहीं है, कोविड का तो हम लोगों ने जांच करा लिया, कोविड में कोई भी चोट नहीं है। ये या तो इसमें डेंगू का हो सकता है या स्क्रब टाइफस हो सकता है, मगर इसमें अभी कोविड के से कोई इस तरह का शक नहीं है। पूरी दुनिया में आजकल तरह तरह के वायरस फैलते हैं जिनके बारे में आसानी से पता नहीं चलता। इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं वो एक रहस्य बनी हुई हैं। जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू के हैं, मलेरिया के हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में जब इन दोनों के टेस्ट किए तो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है।
इसीलिए डॉक्टर्स इस बीमारी की, इस बुखार की वजह नहीं बता पा रहे। और जब तक यह पता नहीं चलेगा कि यह किस वायरस का इफेक्ट है, तब तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता। इससे फिलहाल सबकी ताकत इस बात में लगी है कि बुखार किस वायरस के कारण हो रहा है, यह पता लगाया जाए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने हालात को अफसरों के भरोसे नहीं छोड़ा, खुद एक्टिव हुए, फिरोजाबाद का दौरा किया और इसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, एक्सपर्ट्स की टीम भेजी और मुझे उम्मीद है कि योगी की कोशिशों का असर होगा। जांच से पता चलेगा कि इस रहस्यमयी बीमारी की वजह क्या है और जब वजह पता चलेगी तो इस वायरस का इलाज भी मिलेगा। यूपी के बाद हम पंजाब की सियासत की बात करेंगे। पंजाब में कांग्रेस एक नए तरह के वायरस का शिकार हो गई। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में कांग्रेस के नेता अंदरूनी कलह को सुलझाने का जितना प्रयास करते हैं, यह मामला उतना और उलझता जाता है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझाने के लिए पंजाब के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे तो सिद्धू चंडीगढ़ से दिल्ली निकल गए। असल में हरीश रावत कल से चंडीगढ़ में हैं। कल उन्होंने सिद्धू से लंबी बात की थी, उनसे पूछा था दिक्कत क्या है और रास्ता क्या है। सिद्धू ने सारी बातें बताई, सारे मुद्दे हरीश रावत को बता दिए। इसके बाद हरीश रावत आज 18 मुद्दों की लिस्ट लेकर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से मिले। मीटिंग में पंजाब के एडवोकेट जनरल और डीजीपी मौजूद थे। हरीश रावत को उम्मीद थी कि सिद्धू भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे क्योंकि उन्होंने उनसे मीटिंग में रहने को कहा था और सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सिद्धू कैप्टन के फार्म हाउस पर हुई इस मीटिंग में नहीं आए, वो तो दिल्ली के लिए निकल गए। अब सिद्धू की एब्सेंस में मीटिंग हुई, 3 घंटे चली। बाद में हरीश रावत ने कहा उन सभी इश्यूज पर बात हुई जिनको लेकर विवाद है। अब उन्होंने कैप्टन से कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा ने तो पास कर दिया, पंजाब सरकार को इस मुद्दे पर प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए। ये कैसे होगा, ये सरकार को सोचना है। मैंने उनसे 5-7 ऐसे मुद्दों पर जिनको EICC ने भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनके दिया है, उन पर बातचीत की, जिसमें कृषि कानूनों पर फिर से जोर देने के लिए जो हमने राज्य ने पारित किए हैं उन पर फिर से जोर देने के लिए, दूसरा जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसको हम किस तरीके से पावर कंपनियों को दबाव में लें ताकि उनसे रिनेगोशिएट करके रेट्स कम करवाए जा सके और वो बेनिफिट कंज्यूमर को दिया जा सके, उस पर बातचीत की है। और उसके अलावा हम इस कोशिश में भी हैं कि आम पंजाबी को सरकार कुछ राहत बिजली में अभी दे। क्या लगता है कि ये जो विवाद जो चल रहा था जल्द ठीक हो जाएगा सर? अब हम कोशिश में हैं क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये इशू बेस्ड भी विवाद है, तो इश्यूज को भी हल किया जाए। हरीश रावत ने जब सिद्धू से बात की तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकाली दल के जमाने में बिजली कंपनियों के साथ जो समझौते हुए थे उसको रद्द करना जरूरी है, बिजली की कीमतें कम करना जरूरी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार बता चुके हैं कि ये समझौते इतने पक्के हैं कि रद्द नहीं हो सकते, उनमें कानूनी पेच है। लेकिन चूंकि मसला जनता से जुड़ा है इसलिए पार्टी कैप्टन पर प्रेशर बना रही है। सिद्धू ने 2 और मुद्दे उठाए हैं, एक तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का और दूसरा ड्रग्स के मामलों में सख्त एक्शन का। कैप्टन का कहना है कि दोनों ही फ्रंट पर सरकार ने काफी काम किया है, लेकिन सजा तो अदालत देगी। ड्रग्स के केसेस में 46,000 लोग जेल में हैं, अब वो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बिना सबूत के, बिना कानूनी राय के किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धू अड़े हुए हैं कि ड्रग्स के केस में अकाली दल के नेता और सुपील बादल के ब्रदर इन लॉ विक्रम सिंह मजीठिया को जेल भेजा जाए। आज हरीश रावत ने मजीठिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि कैप्टन को अदालत में अपील करनी चाहिए जिससे एक बड़े नेता की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो सके। पंजाब गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया है, मगर एक व्यक्ति जो किसी तरीके से हाई कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न है उसके आड़ में
एक्शन से बच जा रहा है। तो हमने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के सम्मुख हम अपनी बात को रखें और ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब की लड़ाई है वो एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके और जिसको सारा पंजाब ड्रग माफिया के रूप में जानता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हरीश रावत ने सारी कोशिश करके देख ली। अगर आज चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहते तो उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाते, क्योंकि वहां बड़े अफसर भी मौजूद थे। पर लगता है कि सिद्धू झगड़ा सुलझाना ही नहीं चाहते। वो हर बात में कांग्रेस हाईकमान को चुनाव का डर दिखाकर कैप्टन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैप्टन जानते हैं अगर उन्होंने हरीश रावत के कहने पर सिद्धू की सारी मांगें मान ली, बिजली के दाम कम कर दिए, ड्रग्स के मामले में विरोधियों के खिलाफ और एक्शन भी कर दिया, इसके बाद भी सिद्धू बदलेंगे नहीं। सिद्धू इसे अपनी जीत बताएंगे, फिर कहेंगे उनके प्रेशर का असर है, और फिर कैप्टन से पूछेंगे जब ये काम अब हो सकते हैं तो पहले क्यों नहीं किए? पंजाब के लोगों को 4.5 साल तक महंगी बिजली क्यों दी? इसलिए कैप्टन सिद्धू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हरीश रावत भी समझ गए कि पंजाब का प्रभार लेकर बुरे फंसे हैं, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें पंजाब से मुक्त कर दें। चुनाव तो उनके होम स्टेट उत्तराखंड में भी होने हैं और हरीश रावत उत्तराखंड पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब जब भी आते हैं नई नई मुसीबत में फंस जाते हैं। पार्टी के नेताओं को शांत रखने के लिए कुछ न कुछ कहते हैं, मुश्किल पड़ जाती है। विरोधी दल उनकी बात को पकड़ लेते हैं, उसे इशू बना देते हैं। कल सिद्धू के साथ मीटिंग के बाद जब हरीश रावत सिद्धू और पंजाब के कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों के बारे में बात कर रहे थे, तो हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 वर्किंग प्रेसिडेंट को पंज प्यारे कह दिया। हरीश रावत के शब्दों को अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने पकड़ लिया। इसकी बात तो हालत यह होगी, हरीश रावत को माफी मांगनी पड़ी, अपना बयान वापस लेना पड़ा। हरीश रावत ने कहा वो उत्तराखंड जाकर प्रायश्चित करेंगे, गुरुद्वारे में झाड़ू भी लगाएंगे। मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था, फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूंगा। लेकिन अकाली दल के दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने पर के जरा सा भैंस देखें, हमारे जुए कहाँ खोजने चल रहे हैं। उन्होंने पंज प्यारों के भक्तों के ऊपर, उनका अनुसरण करने वाले लोगों के ऊपर गोली चलाई, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। हरीश रावत को मैं कई बरसों से जानता हूं, भले आदमी हैं। जिस तरह से उन्होंने 1-2 गलत शब्द बोल दिए और जिस तरह उन्होंने माफी मांगी और प्रायश्चित के लिए तैयार हुए, ये आज की राजनीति में कम देखने को मिलता है। वो पंजाब के चक्कर में खामखा फंस गए हैं, क्योंकि यहां नवजोत सिंह सिद्धू को संभालना और उन्हें रास्ते पर लाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए बेहतर होगा हरीश रावत अपना रास्ता बदल लें। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने सजेशन क्यों दिया, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित करने का सुझाव दिया। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव ने आज कहा कि गाय हमेशा से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा। सभी देशवासियों को गाय का सम्मान करना चाहिए, गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस संस्कृति को ठेस पहुंचाता है तो लोगों की भावनाएं भड़कती हैं और इससे देश कमजोर होता है। असल में काउ स्लॉटर के एक केस में एक आरोपी की जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस शेखर यादव की बेंच ने गोवध के आरोपी जावेद की जमानत यह कहकर खारिज कर दी कि यह शख्स जेल से बाहर आकर फिर गाय को मारेगा, उससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी, माहौल खराब होगा। जस्टिस यादव ने कहा कि गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाया जाए। गाय को मां माना जाता है, उसकी पूजा होती है,
बूढ़ी या बीमार होने पर भी गाय को मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बूढ़ी और बीमार होने के बाद भी गाय बहुत काम आती है। गाय का गोबर खाद के काम आता है। गौमूत्र का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में भी गाय का महत्व बताया गया है। हिंदू ही नहीं, मुसलमान शासकों ने भी गाय की अहमियत को समझा। 5 मुस्लिम शासकों ने गाय को मारने पर रोक लगा दी थी। इसलिए गाय को मारने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राइट टू लाइफ का अधिकार राइट टू किल से ऊपर है। अब अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज के निकलने की। अमेरिका की सेना काबुल से रवाना हुई और पाकिस्तान पहुंच गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।